मेटलर्जी, राइट। सो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आपको एक टर्म मैंने आपको बोली थी लिखने के लिए, मिनरल। व्हाट इज मिनरल? मिनरल वो एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट या तो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में आपको मिल सकता है या कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है। फ्री स्टेट में वो एलिमेंट्स मिलते हैं या वो मेटल्स मिलते हैं जो कि किसी के साथ कंबाइन करने की ज्यादा टेंडेंसी नहीं रखते, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर मोस्टली जो मेटल्स है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब अर्थ क्रस्ट में जिस भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं वो फॉर्म होती है मिनरल। ठीक है, मेटल्स की एग्जिस्टेंस होती है मिनरल्स के फॉर्म्स में, चाहे वो ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो। जिनके साथ भी कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स प्रेजेंट है उस फॉर्म को मिनरल बोलते हैं। लेकिन जो मेटलर्जी प्रोसेस है एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन करना होता है, हमें जिस भी सोर्स से वो हमें मिलती है। अब सोर्सेस तो बहुत है, मिनरल्स उसके सोर्सेज हुए कि हाँ यहाँ पर मेटल मिलता है, लेकिन आप हर किसी मिनरल को उठा के उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं सोच सकते। वो मिनरल्स जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके हमें बेनिफिट हो और उसमें से मेटल को ऑब्टेन करना हमारे लिए इजी हो, उनको हम ओर बोलते हैं, राइट। इसके लिए हमें एक क्वेश्चन में मिलता है, ऑल ores are minerals but all minerals are not ores। ठीक है, बिकॉज ओर्स वही वाले मिनरल्स को हम बोलते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करके वी गेट बेनिफिटेड। ठीक है, हमें बेनिफिशियल एक्सट्रैक्शन वो रहती है और हमारे को इजी भी रहती है, इकोनॉमिकल भी और इजी भी, कन्वीनियंट भी, इजी मेथड्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हर मिनरल और नहीं हो सकता। अब जब मेटलर्जी की प्रोसेस में अगर हम देखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जिनके करोड़ ऑफ रुपीज की वो मशीन्स होती है, तो इतना इन्वेस्ट करेंगे तो तभी फायदा है अगर मेटल जो हमें ऑब्टेन हो रहा है उसकी भी हमें उतनी ही प्राइस मिल सके। अगर आपने 1 करोड़ स्पेंड कर दिया और आपको मान लो 70 लाख 80 लाख ही मिल रहा है, उसका क्या फायदा? आपने इतनी मेहनत भी की, इतना पैसा भी लगाया, इतना टाइम भी लगाया। एटलीस्ट आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू शुड गेट एटलीस्ट 2 करोड़, ताकि आप सबको पे कर सको। इतनी जो लेबर लगी है, जो इतनी मशीन्स लगी हैं, इतना आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो हम सोच समझ के हर एक मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि जो भी मिनरल्स हैं उनमें से कहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, वो वाली ओर से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब हर मेटल के लिए हम सेम प्रोसेस नहीं फॉलो करते, हर मेटल की रिएक्टिविटी डिफरेंट है। फॉर दैट यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ जी, 10th बी जो गर्ल्स के आपने एक सेक्शन की जो लॉगिन है वो गर्ल्स के नाम से, एक सेक्शन की बॉयज के नाम से है, ठीक है। तो जो गर्ल्स के सेक्शन से जिनकी लॉगिन है वो येलो टी शर्ट मुझे सामने दिख रहा है बेटा, मिडिल वाले रो में, यस प्लीज कैन यू टेल मी रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपको? आई कांट हियर यू बच्चे। मैम यस। यस प्लीज फटाफट बताओ क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, कौन से एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव है उसमें? पोटाशियम, पोटेशियम, देन सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन, टिन, लेड। लेड। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ये सारे एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव है। इनके पीछे कौन है? कॉपर, कॉपर,
कॉपर सिल्वर गोल्ड मेनली ये है, ठीक है, प्लैटिनम पैलेडियम भी है, गुड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या बताती है? दोज एलिमेंट्स व्हिच आर more reactive than hydrogen, they have tendency to displace H positive from acids। मतलब ये metals, ये वाले metals जब भी acids के साथ, acid वो होते हैं जिनके पास H positive होता है, तो acids के साथ जब भी react करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेटल्स एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज कर पाते क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, सॉरी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर पाता है हाइड्रोजन को एसिड में से। ज्यादा रिएक्टिव वाले ये वाले एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, यही वो ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत रिएक्टिव एंड दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। और ये लेस रिएक्टिव हैं, ये आपको नेटिव फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव एंड दे कैन बी फाउंड इन नेटिव फॉर्म। अब इनकी रिएक्टिविटी, अब ये जो आपके पास अगर आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा नॉलेज है तो जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पहली 2 लाइंस होती हैं जिनको हम एल्कली मेटल्स और एल्कलिन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, वो सबसे रिएक्टिव है। पहली 2 लाइंस में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। लेट्स सी कौन कौन है वहां पर। वहां है हाइड्रोजन, देखो आपको पहली लाइन में मिलेगा लेकिन उसकी अभी पोजीशन थोड़ी एनॉमलस है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो इसकी हम बात नहीं करते। ये वाले एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, या कह लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इनमें से जो आपने ज्यादा सुने हैं ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। और मैं आपको पोजीशन बता रही हूँ बिकॉज यू शुड नो कि कौन से ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, कहाँ पर है, उनका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये सारा आपको बहुत फॉर्मूलाज बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन वाला आप जो फॉर्मूलाज बनाते हो इन सब पे +1 चार्ज होता है, और जब आप ये फॉर्मूला बनाते हो इन सब पे +2 चार्ज होता है। पहली लाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल कैरीज +1 चार्ज, सेकेंड लाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल कैरीज +2 चार्ज, और ये है सबसे रिएक्टिव मेटल्स। अब जो मेटलर्जी है वो इन सबसे रिएक्टिव मेटल्स को अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करती है, इन लेस रिएक्टिव मेटल्स को अलग प्रोसेस से इनको एक्सट्रैक्ट करती है, और जो बहुत ही लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसे यहाँ पर बनाया, यस, metals of high reactivity, metals of medium reactivity and metals of low reactivity, ठीक है। तो जो metals of high reactivity हैं जनरली ये क्लोराइड्स के फॉर्म में या हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं इनको ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, हाँ जी, क्या मतलब है बॉयज? सबसे साइड वाली रो विच आई कुड सी, ब्लू टी शर्ट्स वॉट एवर सी, जो भी कलर है ये ब्लू शेड का, फर्स्ट बेंच प्लीज कम फॉरवर्ड, बॉय सेक्शन। आई होप यू कैन हियर मी। जल्दी से यस। Yes. What is electrolysis, beta? It is a process of in which minerals are extracted from ore. अच्छा सर, मतलब ये प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन, जिसके थ्रू एक्सट्रैक्शन, ओके, हाई रिएक्टिव, यू वांट टू से दैट कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस विद यूजिंग दिस प्रोसेस, राइट? Yes. ठीक है, प्लीज इट, गुड। तो देखो, what I was trying to tell you, electrolysis, electro means electricity, lysis means to break, ठीक है। So word meaning क्या हो गया, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे and this will break into ions,
This is the word meaning of electrolysis. Fine. This process is used to carry out the reduction of these metals which are highly reactive. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम की कि हमने सोडियम ऑब्टेन करना है इलेक्ट्रोलिसिस से. Yes, we have these two electrodes. This is anode. This is cathode. Anode is positively charged here, cathode is negatively charged here, and we combine this to a battery, and we have NaCl solution here, in which we have Na positive ion and Cl negative ion, right? अब क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये जो एनोड है, एनोड पे, let's change the color, this is very dark. Okay, एनोड पे बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, and oxidation means loss of electron. So what happens? ये positively charged anode है, तो this negatively charged ion will go to this electrode because opposite attract. ठीक है, तो यहां से ये Cl negative ion जो है that will travel to this electrode which is anode, right? तो Cl negative ion जब anode पे जाएगी, this will lead to loss of electron क्योंकि anode पे हमेशा oxidation होती है, which means loss of electron. So it will lose this electron to form Cl. But we know that chlorine can never exist as single atom, Cl atom. It is a gas, so it exists as Cl2. So ये two Cl negative will lose 2 electrons, and this will give you Cl2. This reaction takes place at एनोड. बट हम मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं और मेटल है हमारे पास Na positive. This Na positive will go to the negatively charged electrode which is cathode. Now what happens at cathode? Cathode पे reduction होती है हमेशा, and reduction is gain of electrons. So this sodium ion, Na positive ion, this will gain electron and you will get sodium deposited on this electrode. तो हम यही कर रहे हैं ना, हमें मेटल ऑब्टेन करना था, हमने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस चूज की इस हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करने के लिए. और ये कैसे हो पाया? हमने उसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की which is electrolysis, एंड वो सॉल्यूशन में उसकी आयन सेपरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे लिसिस हो गई, टूट गया वो. ठीक है, टूटा और फिर ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर चला गया और न्यूट्रल हो गया. ये Cl नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज होके Cl2 बना दिया और Na पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेके Na बना दिया, और Na ही तो हमको डिपॉजिट करना था बिकॉज हमने ये प्रोसेस यूज की मेटल को डिपॉजिट करने के लिए. ठीक है, done? Any questions from this? Raise your hands if you have any question from this. Otherwise, I'll move to the next topic. Is it done? Raise your hands if it is done. आगे सबको आ गया समझ? Okay, fine. ठीक है. चलो, फिर उसके बाद हमने किया metals of medium reactivity. अब medium reactivity में हमने इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, एक कार्बोनेट ओर्स और एक सल्फाइड ओर्स. ठीक है, या सल्फेट या सल्फाइड. ठीक है, और अब देखो इसकी हम बात करें तो हमारे पास जो कार्बोनेट ओर है और दूसरा हमारे पास सल्फाइड ओर है. ठीक है, सल्फाइड ओर है, हमें इससे मेटल ऑब्टेन करना है. अब होता क्या है, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव और सल्फाइड इज S2 नेगेटिव. ठीक है, तो जब भी देखो मेटलर्जी की जो प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस क्या होती है मेटलर्जी की, दैट आपके पास जो भी मिनरल है
उसमें से पहले तो आप उसकी और चूज करते हो। जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम जो है उसकी दो मिनरल्स हैं, एक क्ले के फॉर्म में होता है और एक बॉक्साइट होता है। लेकिन हमें इनमें से और चूज करनी है, मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट करना इजी और बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो जो बॉक्साइट है वो इसकी ओर है, ना कि क्ले। ठीक है, तो वी वॉन्ट चूज द क्ले, जबकि दोनों मिनरल्स हैं, लेकिन वो मिनरल जिसको एक्सट्रैक्ट करके वी आर गेटिंग बेनिफिटेड एंड इट्स इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम दैट मिनरल, दैट इज कॉल्ड ओर। ठीक है, तो इसमें इन दोनों, ये दोनों मिनरल्स हैं मगर बॉक्साइट इसकी ओर है। बॉक्साइट हो गया Al2O3। अब अगर आपकी मिनरल ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो हमें उससे मेटल मिलना आसान है, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में उसको लाके हम उसकी रिडक्शन कर देते हैं और रिडक्शन में ऑक्सीजन हटा देते हैं और मेटल मिल जाता है। और जो थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज बचती है उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं, कि बची हुई इम्प्योरिटीज को प्योरीफाई कर देना, राइट। लेकिन अगर कोई और जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में है या सल्फाइड के फॉर्म में है, तब क्या करेंगे? अभी तो ऑक्साइड के फॉर्म में थी एल्यूमिनियम की, और तो ऑक्साइड की फॉर्म में थी। तो इसके लिए हम करते हैं कि अगर आपकी ओर जो है वो कार्बोनेट में है या सल्फाइड में है तो पहले हमको इसको ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज इजी to reduce the oxide ore in oxide form to the metal form। और इस रिडक्शन के लिए जनरली हम कार्बन यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो अपने साथ ऑक्सीजन को लगा लेता है और मेटल वाला ऑक्सीजन खुद ले लेता है। ठीक है, तो अब देखो ऑक्साइड में चेंज करना है कार्बोनेट को और सल्फाइड को। अब कार्बोनेट के फॉर्मूला को देखोगे तो उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमें उसको और ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, हम उसको सिर्फ हीट करेंगे ताकि उसका ऑक्सीजन जो है वो, मतलब वो जो भी जिस भी फॉर्म में है, बस वो हीट करके वो टूट जाए। ठीक है, तो इसको हम सिंपल हीट करते हैं इन द absence of oxygen, because it does not need oxygen, it already has oxygen, and this process is known as calcination, heating in the absence of oxygen। ठीक है, इससे और ज्यादा पोरस बन जाती है, रेडी टू यूज, इजी टू यूज। ठीक है, और इजी टू एक्सट्रैक्ट, राइट। लेकिन इसके पास ऑक्साइड में चेंज करना है अगर, तो ऑक्सीजन तो है नहीं। तो जो सल्फाइड ओर है इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे हम लोग रोस्ट करो कोई चीज, खाने वाली चीज को भी रोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करना है तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो रोस्टिंग होनी। और अगर कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करना है, इट ऑलरेडी हैज ऑक्सीजन इन इट, सो वी जस्ट नीड टू हीट इट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, राइट। अब ऑक्साइड में क्या, बस इसमें तो कार्बन को डालना है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, इसका ये मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकाल देगा और मेटल रह जाएगा, खुद वो CO2 जो भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग क्यों की जाती है, और ये की जाती है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, और जो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया। ठीक है, तो कॉपर की भी बहुत सारी ओर्स होती हैं, जैसे मैंने एल्यूमिनियम का आपको बताया, कॉपर की भी ओर है, कॉपर की सल्फाइड भी है, कॉपर की पायराइट्स भी है। ठीक है, पायराइट्स होती है CuFeS2, दिस इज कॉपर पायराइट। ठीक है, अब इसमें हमें तो कॉपर ही चाहिए, साथ में आयरन भी है। तो ये कहता है कि अच्छा, जो आपकी ओर होती है, जैसे आपने अब इतना तो आपको याद हो गया होगा, हमने ये बात की कि हर मिनरल और नहीं होता। ठीक है,
वो मिनरल ओर होता है जिसमें मेटल काफी अच्छी क्वांटिटी से मिल सकता है और बेनिफिशियली मिल सकता है, जो भी हम साइंटिफिक टेक्निक्स उसको यूज कर रहे हैं। तो अब कॉपर सल्फाइड और कॉपर पाइराइट्स में से कॉपर पाइराइट हमारी ओर है, उसमें से कॉपर हमें इजीली मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि साथ में आयरन भी है। अब हम जब कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो कॉपर है, और उसमें आयरन इम्प्योरिटी है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉपर ही चाहिए। कॉपर की एक्सट्रैक्शन में जो इम्प्योरिटीज आपको मिलती हैं वो गोल्ड सिल्वर ये सब भी मिलती हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार चीजें हैं, बट मेरा अगर प्राइमरी पर्पस है कॉपर ऑब्टेन करने के लिए तो मेरे लिए वो सिल्वर गोल्ड सब इम्प्योरिटी है, राइट। तो अब हाँ जी, कॉपर पायराइट आई टोल्ड यू कि ये और है। अब मैंने जब माइक वर्क नहीं कर रहा था, मैंने कुछ टर्म्स लिखने को बोली थी, जिसमें से आपके पास ओर था, मिनरल था, और साथ में था गैंग। ठीक है, अब मुझे बताओ, गर्ल्स बताएंगी। लास्ट बेंच पे जो भी स्टूडेंट है, मिडिल रो लास्ट बेंच, टीचर्स प्लीज सेंड द स्टूडेंट, जो भी, आई कैन नॉट सी, बट जो भी स्टूडेंट है लास्ट बेंच पे, वन ऑफ देम प्लीज कम क्विकली। जितना जल्दी आओगे टाइम सेव होगा, विल डू मोर क्वेश्चंस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Yes, beta, can you tell me what is gang? Can't hear you. Speak again. Bring mic closer to your face and then speak. Okay. Sit. जो गैंग है, these are the impurities, जो भी आपके पास, आप अगर कहीं से देखो मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो और जो लेके आओगे वो पूरा पहाड़ खोद के मिट्टी के साथ लेके आओगे, ठीक है। तो पहले तो हमें उसकी जो मिट्टी है उसको रिमूव करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, जिससे वो मिट्टी मिट्टी निकलती है, तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो जो भी अर्दी मटेरियल्स या सिलिशियस मटेरियल, सिलिका वाले, ठीक है, अनवांटेड चीजें जो भी हैं वो आपके लिए गैंग है या इम्प्योरिटी है। जैसे इसमें अनवांटेड कौन है आपके लिए, आयरन हो गया, ठीक है। पहले उसको वॉश वगैरह करके, अभी तो ये यहाँ पर है, इसको फिर आप हीट करते हो, हीट करोगे, अब ये सल्फाइड के फॉर्म में है, तो कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? टेल मी लाउडली, व्हिच प्रोसेस विल बी यूज्ड हीट करने के लिए? अभी दो प्रोसेसेस बताए। रोस्टिंग, राइट, रोस्टिंग करोगे बिकॉज इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये बनाएगा आपके पास कॉपर का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए गैंग है, अब ये ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। अब इस ऑक्साइड को हमको रिड्यूस करना है, तो इसमें कार्बन आप यूज कर सकते हो, या फिर एक ऑटो रिडक्शन की प्रोसेस भी होती है, Cu2s, पहले ये टूट के सल्फाइड्स बनते हैं, Cu2s या CuS प्लस FeS, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर वन पॉजिटिव में बने तो मतलब पहला ये सल्फाइड बनेंगे फिर ऑक्साइड बनेंगे, ये कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड आपस में मिलके भी रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर आप सिंपल ये कि ठीक है, कॉपर की जो ऑक्साइड आपके पास बन रही है 1 में या 2 में, ये क्यूप्रस 1, कॉपर 1 ऑक्साइड इज क्यूप्रस ऑक्साइड एंड 2 इज क्यूप्रिक। This is cuprous oxide and 2 is cupric oxide, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सल्फाइड और थी, सल्फाइड और की हमने रोस्टिंग की, ऑक्साइड में चेंज किया, और ऑक्साइड में चेंज करने के बाद कार्बन को यूज करके हम इसमें से मेटल ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये मेटल, जैसे मैंने बोला, कॉपर जब एक्सट्रैक्शन के टाइम पे आपको मेटल के फॉर्म में मिलता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। सो कैन यू टेल मी, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कौन सा प्रोसेस आप यूज करते हो?
जल्दी से बोलो। Refining. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रोलिसिस मींस आपके पास जो भी सोल्यूशन है, आप यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन लोगे, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये आयनिक फॉर्म में यहाँ होगा। अब इसमें हमने 2 स्ट्रिप्स लगाई हैं। आप मुझे बताएंगे एनोड पे कौन सी स्ट्रिप है ये, जल्दी से। इज इट प्योर कॉपर और इम्प्योर कॉपर? Impure. इम्प्योर कॉपर, क्योंकि हमने उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी यहाँ पर कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर से पास करवाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो ये एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इक्वेशन यू कैन राइट, that copper is losing 2 electrons here, right? अब जब कॉपर इधर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहे हैं, जब ये लूज कर रही है 2 पॉजिटिव आयन इधर गिरता रहेगा सोल्यूशन में। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आता रहेगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से ट्रेवल करते रहेंगे और इधर जब ये आएंगे इस स्ट्रिप पे, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहां से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस स्ट्रिप पे धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहेगा और ये प्योर कॉपर इधर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये जो है ये वाली स्ट्रिप धीरे धीरे पतली होती रहेगी, क्योंकि यहां से सारे कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता रहेगा और ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहां से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर स्ट्रिप पे डिपॉजिट होगा। अच्छा, अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, स्ट्रिप में से जो बची हुई इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे गिर जाती है एंड दिस इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इन इम्प्योरिटीज को, फटाफट बोलो। एनोड मड। और पता है एनोड मड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सारे महंगे महंगे एलिमेंट्स, सिल्वर, गोल्ड, सिलीनियम, ये सारे एलिमेंट्स, ये इम्प्योरिटीज हैं जो कॉपर के टाइम पे आपको मिलती हैं, राइट। सो अब बताओ मुझे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, ठीक है, फटाफट करेंगे। Can you tell me why platinum, gold, silver are used to make jewelry? Who knows it? What are the properties because of which these are used to make jewelry? They are shiny. They are shiny and And सबसे बड़ी बात, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ज्वेलरी के लिए और भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी होगी, लेकिन वो सबको सूट नहीं करते। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है एयर में या नोज में अगर नोजिंग पहनते, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दे आर नोबल मेटल्स, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो वो हमारी स्किन को इफेक्ट नहीं करते हैं। अगर पियर्सिंग के उधर आपने पहना, कईयों को नॉर्मल बैंगल से भी या फिर आपके नेकलेस से भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है, रैशेस हो जाते हैं। तो नोबल मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर, जो कि आपकी स्किन को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। बाकी तो ठीक है, लस्ट्रस है, डक्टाइल है, अच्छे अच्छे डिजाइन में आपको तभी मिलता है, वायर के फॉर्म में भी तभी मिलता है, चेन्स तभी बनती हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है, बट लीस्ट रिएक्टिव है, ये भी लिखना है। ओके, कैन यू टेल मी, carbonates and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. What is the reason? Who knows it? बोलो बोलो जल्दी से, नहीं तो मैं बोलूंगी। बॉयज में से बोलेगा, लास्ट बेंच, फर्स्ट रो, जो भी दीवार वाली साइड वाली रो है उस पे लास्ट बेंच पे जो भी है, फटाफट से आओ। 2 बच्चे हैं तो दोनों आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछूंगी, जल्दी आओ।
यस बेटा, पहला जो भी आ रहा है, पहला स्टूडेंट, टेल मी व्हाई आर ओर्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स फर्स्ट? Bring it closer to your face and then speak. You're not audible. Repeat again. हाँ जी बोलो. Question. Okay. Why the ores are, the carbonate and sulfide ores are converted to oxides? Because it would be easier to extract minerals. Okay, ठीक है. Next student. हाँ जी बेटा, जितने भी metals है, which one is your favorite? मैम कॉपर. कॉपर. कॉपर की और बता सकते हो कोई? कॉपर की और कॉपर ऑक्साइड में अभी की थी वो वाली बताओ, जिससे हमने अभी मैंने पिछले स्लाइड में जो आपको बताई थी, कॉपर की ऑक्साइड, उसकी और पता कौन सी होती है जिसमें से हम उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं? यही मैंने आपको बताया था अभी, किससे करते हैं एक्सट्रैक्शन कॉपर की? याद है? ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कौन सी ओर है? ये बताया था मैंने, याद है? क्या बोलते हैं इसको? मैम कॉपर पायराइट. कॉपर पायरेट. ठीक है बेटा, बैठो. वेरी गुड. अब आपके साथ वाली रो पे जो लास्ट जो भी बैठे हैं दोनों बच्चे, फटाफट आ जाओ आप भी. एक एक क्वेश्चन का आंसर सब देते रहो, सबको पता लग जाएगा जिसको नहीं भी पता है. जल्दी से. Yes, beta. Can you tell me an ore of zinc? Zinc. Yes. बोलो. रिपीट करना. Can you tell me any ore of zinc? मैम जिंक. जिंक में जिंक की ओर. मैम जिंक ब्लेंडिंग. जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS. ZnS. वैसे जिंक की जो ओर होती है जिससे उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, दैट इज जिंक कार्बोनेट. ठीक है. इस पे आपको एक क्वेश्चन भी है. आपको क्या लगता है जब जिंक कार्बोनेट को मैं हीट करूंगी तो क्या मिलना चाहिए? मैम जिंक. जिंक बस अकेला, के साथ में कुछ और भी? मैम ZnO. ZnO. आप मुझे इस प्रोसेस का नाम बता सकते हो जिससे ये मिलेगा? हीट करते हैं जब किसी कार्बोनेट ओर को. मैम कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन. आई मस्ट से तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत हैं क्लास में, है ना? हेल्प बहुत मिल रही है तुमको. दिस इज कैल्सिनेशन, हीटिंग इन द presence no presence of oxygen. Is it एब्सेंस. absence of oxygen? Zinc oxide plus carbon dioxide. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो कैसे पता लगता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी? टेल मी. बता दो. सब तो हेल्प कर रहे हैं, सबको एक आंसर देने, आपके थ्रू आंसर दे रहे हैं वो. बोलो जल्दी. यस मैम. आई एम जस्ट आस्किंग, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कुछ आपने कभी पढ़ा है कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को, इसमें से CO2 गैस निकल रही है? मैम बिकॉज ऑफ बबल्स. मैम देयर आर बबल्स. बबल्स. Yes, ma'am. सिर्फ CO2 गैस बबल देती है क्या, बाकी नहीं? देखो मैम सभी हैं बबल्स. फिर सब देते तो मैं कोई भी गैस मांग सकती हूँ ना. ओके. वैसे डिस्क एफर्वेसेंस, प्लीज सेट बेटा. वेरी गुड.
बाकियों से पूछ के बताया, पर कोई बात नहीं, बताया तो ठीक है। अच्छा अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है तो एक वर्ड आप यूज करते हो, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो फिज की आवाज आती है ना, ऐसे पूरा अगर थोड़ा शेक करके कर दो तो वो पूरा ही बाहर निकल जाती है, दैट इज एफर्वेसेंस, वो बबल्स वो उठना। तो वैसी कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कोल्ड ड्रिंक एक एसिड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड इन इट। एनीवेज, यहाँ हम बात कर रहे हैं CO2 की, जो कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है। एंड अगर डिटेक्शन की बात है, बिकॉज आपको मैं क्वेश्चन अभी पढ़ूंगी, आप सुनना कि मैं सारी चीजों को पूछा कैसे है उन्होंने। मैंने तो आपको पीसेस में पूछा ताकि आप उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सको कि क्या चीज है, बट आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक बताऊंगी, ठीक है। तो दूसरी बात, कई डिटेक्शन में से यूज करते हैं दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बस ये डिटेक्शन हो गई। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड देती है अगर आप मैच स्टिक वगैरह लगाते हो, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनना। एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद dilute HCl produces brisk effervescence। एक और है जिसमें dilute HCl आप पुट कर रहे हो, it gives you brisk effervescence। Name the type of ore with one example। ठीक है, तो CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस वो और दे सकती है जो कि कार्बोनेट के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये कार्बोनेट और होगी। और what steps will be required to obtain metal from the enriched ore। मेटल ऑब्टेन करने के लिए इस कार्बोनेट ओर को क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको? कैल्सिनेशन का स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू हीट इट इन द absence of oxygen and this gives you zinc oxide plus carbon dioxide, but you have not got the metal. This is metal oxide. Now you put the reducing agent and you get the metal, right? ये आपके पास ये क्वेश्चन था। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सो दिस इज द होल क्वेश्चन। मैंने तो आपसे पार्ट्स में पूछा, आपको ऐसे पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब इसको आप, एक सिमिलर क्वेश्चन है, एन और on treatment with dilute HCl, on treatment with dilute HCl gives the smell of rotten egg, gives the smell of rotten egg। Name the type of this ore, name the type of this ore, and how can metal be obtained from the concentrated ore? How can metal be obtained from concentrated ore? ठीक है, raise your hands who knows the answer, जल्दी से। Who would like to answer? जल्दी से आ जाओ बेटा, नहीं तो फिर मुझे बुलाना पड़ेगा। हाँ जी गर्ल्स में, वॉल वाली साइड लास्ट बेंच, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी आ जाओ बेटा। आ रहा है कोई? नहीं?
हाँ जी, और ऑन ट्रीटमेंट with dilute HCl gives the smell of rotten egg. कौन देता है rotten egg smell? बोलो. Who gives rotten egg smell? Which ore? That should be a sulfide ore. ठीक है, सल्फाइड ore जो होती है वो rotten egg like smell देती है. नेम और कौन सी और आपने पढ़ी है सल्फाइड और which और have you studied? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, you should know. ये है जिंक सल्फाइड. अभी जो प्रीवियस स्टूडेंट था जिससे मैंने पूछा था उसने मुझे यही बताई थी, जिंक सल्फाइड. पर ये ब्रिस्क एफिशिएंसी वाली नहीं है, वो ब्रिस्क एफिशिएंसी वाली थी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस थी. ठीक है, अब सल्फाइड और की जब आप कंसंट्रेशन करते हो, देखो मैंने कहा हर किसी का डिफरेंट मेथड होता है. सल्फाइड और बहुत लाइट वेट होती हैं तो इनके लिए स्पेशली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है कि एक जो एक वॉशर वुमन ने डिस्कवर किया था. जैसे माइंस में जो काम करते हैं लोग, वहां पर मेटल के बड़े छोटे छोटे मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है ना माइंस में, तो वहां पर एक्सट्रैक्शन के टाइम पे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स जो माइंस वाले लोग हैं उनके कपड़ों पे होते थे. तो जो उनके वॉश करते थे क्लोथ्स, उन्होंने देखा कि जब वॉशिंग मशीन में वो कपड़े धुलते हैं तो जो ऊपर फ्रोथ बनती है, जो ऊपर झाग बनता है, उसके ऊपर मिनरल्स के पार्टिकल्स होते थे. सल्फाइड ओर्स थी वो मेनली क्योंकि वो लाइट वेट होती है. तो जब उन्होंने बताया साइंटिस्ट को कि ऐसा मैं देखती हूँ कि सारे मिनरल्स ना इकट्ठे हो जाते हैं साबुन में, तो जब ये बात हुई, ये बताया गया, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने ये मेथड डेवलप किया जिसमें आप बहुत अच्छे से फ्रोथ बनाते हो और सल्फाइड और जो है उस फ्रोथ पे आ जाती है सारी खुद, पूरे ऐसे मशीन में घूम घूम के वो पूरे झाग में सल्फाइड और आ जाती है, फिर उस झाग को अलग से किया जाता है और वहां से सल्फाइड और कलेक्ट कर ली जाती है. ठीक है, तो वो होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है. फिर आप उसको हीट करके पहले आपको ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड रोस्टिंग. ठीक है, और उसके बाद ये ऑक्साइड बन जाएगी तो आपको इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी. रिडक्शन करनी पड़ेगी आपको रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि कार्बन की प्रेजेंस में, एंड दिस गिव्स यू जिंक. ठीक है, चलो आप इतने क्वेश्चंस करना. कुछ और भी आपके डाउट्स हो तो आप वो लेके आना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Students, last time we discussed current, electricity, etc. Today, before going to the next chapter, I will ask a few little questions. Okay, only little questions. Yeah. You have to reply. अच्छा बेटे, आपको रिप्लाई करना है ताकि आपको मेरे को जजमेंट हो सके कि आपको याद है और आपने घर जाके रिवीजन करी थी, और अगर नहीं भी करी थी तो आपने लेक्चर इतने ध्यान से सुना है. दैट इज इन ओके. आपने बिल्कुल माइक पे नहीं आना और जहां पर बैठे हो वहीं से बोलने की कोशिश करनी है कि टीचर क्या पूछे. पार्टिसिपेट. ओके, लेकिन बेटे आपको एकदम से जवाब देना है, एकदम से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी टूल SIS? आपकी आवाज कम आ रही है. ओके मैडम, एडजस्ट करते हैं.
अभी एडजस्ट करते हैं बेटे आवाज। स्टूडेंट से कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही। Same current in series. Now am I clearly audible? I am audible in a better way now. Sir, yes. ओके बेटे, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। हम छोटी छोटी क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ मेमोरी टूल SIS। Same current in series. शाबाश। इट मीन्स सीरीज में करंट सेम रहेगा। व्हाट इज द मेमोरी टूल PVS? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, कौन बच्चा है जो मेरे को इन चार चीजों की यूनिट बता देगा? SI यूनिट। वोल्ट, वोल्ट, एम्पियर, सेकंड। और अगर मैं उनके सिंबल लिखूं तो वोल्ट का V बेटे, एम्पियर का A। गुड जॉब। कौन बच्चा मेरे को बताएगा, अगर मैंने एक वायर लिया जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 है और उसकी नई लेंथ को मैंने उसकी पुरानी लेंथ से n गुना ज्यादा कर दिया, n गुना ज्यादा, तब उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? N square into R of resistance of original. हाँ बेटे, n स्क्वायर इंटू R ओरिजिनल। लेकिन बेटे जिन बच्चों ने बताया नहीं या जिनको एकदम से पेज पलटने पड़ गए कल के लेक्चर पे, वो फिर फाइनल पेपर में कमजोर रह जाएंगे। वो बच्चे हुए जिनको अच्छी चीज मिली भी लेकिन उन्होंने कदर नहीं करी। इतना तो रिवाइज रहना चाहिए, अब करना ही चाहिए था। अच्छा ये बताओ, अगर कोई वायर मेरे पास ऑलरेडी L लेंथ की है और मैंने उसको दोनों तरफ से दबाकर उसकी लेंथ को L बना दिया और ये बोल दिया कि ये वाली जो नई लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ का 1/n होगी है। ये नई लेंथ ओरिजिनल लेंथ का 1/n होगी। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 है तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? शाबाश बेटे। न्यू, यहां पर मैंने क्या करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच। और यहां पर टीचर क्या कह रहे हैं? कॉम्प्रेस। तब आपको कुछ नहीं, ओनली सेम है सर। आपने 1n करा ना, R ओरिजिनल को इस बार कैपिटल N के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इस ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस है 90 ओम, ओके, और इसकी ओरिजिनल लेंथ है 9 मीटर और मैंने इसको रिड्यूस करके इसको कर दिया 3 मीटर। तो 3 9 का कितने गुना कम है? 1/3। 1/3 है ना, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल N की वैल्यू है। तो इसका मतलब R न्यू कितना होगा? R ओरिजिनल को यहां रखो 90 ओम और ये N आ गया, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो R न्यू आएगा 9 ओम। ओके, तो ये भी नोट कर लो अगर नहीं पता। अगर लेंथ को कंप्रेस करके 1n कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस ओरिजिनल का n स्क्वायर टाइम्स लेस हो जाएगा। सर उसका 10 ही आएगा। 10 नहीं आएगा बेटे, अच्छा हाँ 10, सॉरी 10 आएगा 10। ओके, तो इट विल बिकम n0 R0 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे फार्मूला। ए डाटे को नोट नहीं करना आपने, जितना जितना टीचर इस व्हाइट बाउंड्री के अंदर डाल रहा है वो आपने नोट कर।
व्हाइट बाउंड्री के अंदर अंदर, बस इतना नोट करना। ओके, अगली बात बेटे, एक आपको ये याद रखना, हीट का फार्मूला होता है करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू वोल्टेज। एक ये याद रखना है, ये इस लॉ को क्या बोलते हैं एनीबॉडी? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ बच्चे, ठीक है। एक ये फार्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, गॉट इट? और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर वायर सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तब तो A का आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर। अगर वायर हमारी ऐसे हो कि उसका ये वाला स्क्वायर शेप हो, स्क्वायर, तो जितनी भी ये साइड होगी, ए का मतलब होता है साइड का स्क्वायर। और अगर वायर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल हो, तो ये जो विड्थ है और जो ब्रेड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, BW। और कभी कभी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रायंगुलर भी होता है, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगल का आपको पता है ये फार्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया के जरूरी नहीं है कि पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला ही लगे, ये भी लग सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी वायर की शेप क्या है। ओके, तो सभी बच्चों ने, उम्मीद करता हूं ये फार्मूला शीट नोट कर लिया होगा, राइट? अब मैंने, ये तो थी फार्मूला रिवीजन, अब मैंने एक क्वेश्चन की रिवीजन करानी है, सिर्फ एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ओनली वन। तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और फिर हम नए चैप्टर पे चले। तो देखो, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो टीचर कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें भी वो कोशिश ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी बच्चा। तो सुनो फिर, सभी बच्चे ये सर्किट ड्रा करो, शाबाश, सभी बच्चे ये सर्किट ड्रा करो, राइट? ऊपर वाला रेजिस्टेंस उसने बोल दिया है R1 इक्वल टू 10 ओम, और नीचे वाला रेजिस्टेंस उसने बोल दिया है 2 ओम, गॉट इट? अब वो कहता है हमसे, ध्यान से सुना, अब वो कहता है हमसे कि ऊपर वाले रेजिस्टर में जो करंट जा रहा है I1, उसकी वैल्यू है 3 एम्पियर, ऐसा उसने हमें बता दिया। नेचुरली करंट इधर से आया था और दोनों ब्रांचों में बट के इधर चला गया। कहता जो नीचे वाला रेजिस्टर है ना, उसमें करंट जो टीचर ने येलो कलर से लिखा है I2, उसकी वैल्यू क्या होगी? और देखो, बैटरी उसने दी नहीं है, कितनी लगाई नहीं है बैटरी। करंट फ्लोइंग इन द अपर आर्म इज 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस वैल्यूज आर गिवन, व्हाट इज द करंट इन द लोअर आर्म? सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। At 15 ampere. 15, एक बच्चा 15 एम्पियर कर रहा है, अभी मैंने इसको सही नहीं करा। और कोई बच्चा अपना आंसर रजिस्टर कराना चाहे बोल सकता है, शाबाश। एनीबॉडी एल्स? सिर्फ एक बच्चे ने 15 एम्पियर बोला, और कोई बच्चा? बोलो। 15 एम्पियर। तो अब इसको देखते हैं कि आप आंसर सही दे रहे हो या नहीं। सबसे पहले आप
पेपर में बोलोगे बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है। और टीचर ने पैरेलल में आपको कौन सा मेमोरी टूल कराया हुआ बेटे? PVS, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, इसलिए आप बोलोगे वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस R1 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, क्योंकि R1 और R2 दोनों पैरेलल में। गॉट इट? उसके बाद बोलोगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 है उसको तो आप आसानी से निकाल सकते हो ओम्स लॉ के मुताबिक। I1 R1 ओम्स लॉ लगा दिया, तो दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही लिखोगे फिर I2 R2, और फिर सारा डाटा भर दोगे। जैसे ही आप डाटा भरोगे I1 इज 3 एम्पियर, R 10 एम्पियर, I2 हमको कैलकुलेट करना है, R2 इज 2 एम्पियर 2 ओम। तो जैसे आपने देखा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू I2, इसलिए I2 15 एम्पियर आपका सही आ गया। इसमें दो ही चीजें काम आई, एक तो ये PVS और एक ये ओम्स लॉ V इज इक्वल टू। तो इस तरह से जिन बच्चों का 15 एम्पियर आया था, प्लीज रेज योर हैंड, लेट्स सी हाउ मेनी, प्लीज रेज योर हैंड। अरे वाह, मैं देखना चाहता था दोनों क्लासों में से डाउन कौन जीतेगा, लेकिन आपको मैं खुशी की बात बताऊं, ये मैच बराबर रहा, क्योंकि दोनों ही क्लासों में मैक्सिमम बच्चों के हाथ खड़े थे। तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने बोला था एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, बस ध्यान से करना, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और ओम्स लॉ लगा और आ गया। जिनसे नहीं हुआ उन्होंने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं नए यूनिट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एवरीबॉडी राइट डाउन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहले मेरे को आपकी ना नॉलेज चेक करनी पड़ेगी बेटे, तो आप पार्टिसिपेट करना। अगर बता सके या नहीं बता सके मेरे को जजमेंट हो जाएगी आपके लेवल की, फिर मैं वहां से बात शुरू करूं। ओके, आप जहां से भी बैठे हो आपने ऊंची आवाज में बताना है, नो नीड टू कम टू द माइक, कि कैपिटल बी किस चीज का सिंबल होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। कैपिटल बी किस चीज का सिंबल है और इसका यूनिट क्या है। तो सेक्शन ए वर्सेस सी ने बता दिया मेरे को कि ये सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये सिंबल है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन किसी भी बच्चे ने इसकी ऐसा ही यूनिट नहीं बताई। बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब दूसरे सेक्शन ने बता दिया, बहुत अच्छे। तो इसकी यूनिट कैपिटल टी से लिखते हैं और नाम है टेस्ला। बहुत अच्छे, शाबाश। अब दूसरा मेरे को आपसे पूछना है कि इस वाली मैग्नेट का नाम क्या है। तो आप सभी ने बोल दिया सर बार मैग्नेट। बहुत अच्छे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ एडिशनल बात, जब आप मार्केट से इसको खरीदने जाते हो तो इसका हाफ पोर्शन उन्होंने रेड करा होता है बेटे। जो पोर्शन रेड करा होता है वो होता है नॉर्थ साइड, और जो पोर्शन उन्होंने ब्लू करा होता है, ब्लू ब्लू, वो होता है साउथ पोल। याद रहे, टीचर ये कहना चाहता है, हो सकता है आपकी विजिबिलिटी बोर्ड पर कम हो, मैं लिख के बता देता हूँ। ब्लू कलर जो होता है वो होता है साउथ,
और जो रेड कलर होता है वो होता है नॉर्थ। ठीक है, कौन बच्चा बताएगा मेरे को पोल का क्या मतलब होता है? पोल आपको बोलना चाहिए सर, ये चुंबक है ना, इसका इर्द गिर्द इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड द मैग्नेट। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है उसको पोल बोलते हैं। तो पोल क्या है बेटे? दैट पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। और अगर इस बार मैग्नेट को मैं दोबारा बनाऊं तो आपको मैं बता दूं कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं फिजिकल लेंथ, ज्योग्राफिक लेंथ, दोनों बोल सकते हैं, फिजिकल लेंथ, ज्योग्राफिक लेंथ। लेकिन जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो बिल्कुल किनारे पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है, और साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर होगा, साउथ और नॉर्थ। और दोनों पोल्स में से जो गैप होएगा, पोल में से, पोल में बता चुका हूं जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो, दोनों पोल्स में जो गैप होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ स्मॉल एल लिख देते हैं। इसको डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, डाइपोल लेंथ भी। और अगर डाइपोल लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए, किसको किसको बेटे? टीचर ने किसको बोला? डाइपोल। डाइपोल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नॉर्थ और साउथ दो पोल हो गए, और डाई का मतलब होता है टू, डबल होता है, डाई का मतलब टू होता है। डाइपोल लेंथ और दूसरी ज्योग्राफिक लेंथ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है। सभी बच्चों ने याद रखना है, इसकी रेशियो होती है 7/8। नोट करो, 7/8। नोट कर लिया? नोट करोगे तो मैं क्वेश्चन पेपर में डालूंगा तो आप सॉल्व करोगे। पता नहीं मैंने डाला है कि नहीं डाला। और कुछ बच्चे सोचते हैं चलो छोड़ो, इतनी चीजें नोट करने में भी सुस्ती आ जाती है कुछ बच्चों को, मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार। और एक बात, कौन बच्चा मेरे को बताएगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज, याद रहे बेटे, एंटी को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो कॉइल के ऊपर क्या घूम रहा है बेटे? करंट घूम रहा है। तो कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा? कौन बताएगा? नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा? कंपटीशन, कोई नहीं जवाब दे रहा। तो याद रखना बेटे, जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमे तो कॉइल की फ्रंट साइड पर, जिधर से आप देख रहे हो, जिधर से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कोई बच्चा बोलता है सर आप एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोल रहे हो? देखो घड़ी जो होती है आप सभी को पता है, उसकी हैंड्स ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। जिधर को घड़ी की हैंड्स चलेंगी, सुइयां चलेगी, तो अगर घड़ी के अपोजिट करंट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमे तो हमेशा याद रखना ये नॉर्थ बनेगा और बैक साइड पर साउथ बनेगा। इसीलिए टीचर ने मेमोरी टूल में देखो एन को कैपिटल कर दिया, एंटी में एन को कैपिटल रखा मैंने, और काउंटर के स्पेलिंग में भी एन आता है, वो भी कैपिटल रखा। मेमोरी टूल, when the current flows in the wire coil in anti-clockwise, the upper face towards which current is appearing anti-clockwise is north.
इसी कॉइल को अगर बैक साइड पर देखोगे जाकर ना, तो वहां से क्लॉकवाइज दिखेगा आपको। बैक साइड पर अगर बैक से जाकर देखोगे तो याद रखना है, अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जाए तो वो साउथ बनेगा। क्लॉकवाइज में टीचर ने वाइज के एस को कैपिटल करा, एस स्टैंड्स फॉर साउथ। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो अपर फेस साउथ बनेगा और जो पीछे बैक साइड पर है वो नॉर्थ बनेगा। गॉट इट? उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। कौन बच्चा इस चीज का नाम बताएगा? शाबाश। मैं एक ऐसे चीज ले लिया, इसका नाम भी आपको बताना है कौन सी चीज, और उसके ऊपर कॉपर की कॉइल लपेट दिया और कॉपर की कॉइल में करंट भी पास कर दिया। तो बहुत से बच्चे इसको बोलते हैं सर ये तो सोलेनॉइड है, लेकिन मैं कहता हूं ये सोलेनॉइड, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोलो मैंने सही लिखा या गलत? Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। कोई बच्चा कहता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ये तो चोक है, चोक। तो उसने सही लिखा, उसने भी सही लिखा। कोई बच्चा बोलता है सर ये चोक नहीं है, ये तो इंडक्टर है, इंडक्टर। उसने सही लिखा, उसने भी सही लिखा। ये सारे एक ही चीज के नाम है। ओके? और इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरे नंबर पे पॉपुलर नाम है सोलेनॉइड। कौन बच्चा बताएगा इसमें जो मैंने ग्रीन कलर का मटेरियल रखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं और ये कौन सा मटेरियल होता है? इसको बोलते हैं, बहुत अच्छे, आपने बोला सर कोर बोलते हैं। और इसका मटेरियल होता है कौन सा? ऐसा मटेरियल होता है जो चुंबक की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से खींचता है, या अगर खुद खींचता नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा मटेरियल सॉफ्ट आयरन है उसकी एग्जांपल। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है उसको बोलते हैं बेटे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। यानी बच्चा बोलेगा सर तो इसका मतलब सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक एग्जांपल हुआ। यस। और बहुत से बच्चे सोच लेते हैं सॉफ्ट आयरन का मतलब है नरम लोहा। ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं होता। सॉफ्ट आयरन का मतलब है इस आयरन के अंदर हमने कार्बन की क्वांटिटी को कैलकुलेटेड करके डाला हुआ है। कैलकुलेटेड जितनी होनी चाहिए उस टाइप को बोल दिया। अगर इस कार्बन की क्वांटिटी को ऊपर नीचे करेंगे तो वो सॉफ्ट आयरन नहीं बोला जाएगा, कोई सिंपल आयरन बोला जाएगा। ठीक है? दूसरी बात, कुदरत में ऐसे तीन ही मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं। तीन ही मटेरियल हैं ऐसे, पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ तीन एलिमेंट्स। क्या आप बता सकते हो उसकी एग्जांपल बेटे? ओनली 3 नेचुरली अकरिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो चुंबक की तरफ बहुत ज्यादा खींचते हैं। निकल, एक तो बच्चे ने बोल दिया बहुत अच्छे, एक बच्चे ने सही एग्जांपल दिया निकल, कोबाल्ट, दूसरा बच्चे ने बोल दिया आयरन, और तीसरी बता कोबाल्ट। कोबाल्ट। ओके? तो नोट करना है ये तीन सबस्टेंसेस, निकल सिंबल Na, कोबाल्ट CO, आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का सिंबल Fe इसलिए बोलते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में इसको फेरस बोलते हैं, तो वहां से इसको उठाया सिंबल को फेरस बोलने की वजह से। ये तीन मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं। ओके? एक मटेरियल ऐसा भी होता है जो चुंबक से परे भागता है हमेशा, जो चुंबक से
वीकली रिपेल्ड मटेरियल्स होते हैं, चुंबक से वीकली रिपेल्ड, ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वीकली रिपेल्ड वालों को डायामैग्नेटिक बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसा एक मटेरियल हमारे किचन में पाया जाता है, बता सकते हो बच्चे कौन सा वो मटेरियल है जो चुंबक पास लाते ही परे परे को भागता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए लेकिन। और हिंट देता हूं, ये मटेरियल पाउडर फॉर्म में होता है। शाबाश, कोई नहीं बता पा रहा। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग खाते भी हैं। सोडियम क्लोराइड जो है नमक होता है, चुंबक से परे भागता है। इसीलिए जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो नमक कम से कम खाने वाले की कहते हैं खाओ ही ना, ऐसे कहते हैं जो सेहत अच्छी रहेगी। तो उससे मैंने एक दिन पूछा, काफी एजेड पर्सन थे, उनकी एज होगी अराउंड 96। मैंने उनको बोला सर ये सारे पुराने लोग ऐसा क्यों बोलते हैं नमक नहीं खाना, हमें तो अच्छा ही लगती कोई चीज नमक के बिना। कहते आपके ब्लड में होमोग्लोबिन होता है? मैंने कहा हाँ जी होता है। कहते उसमें परमात्मा ने कौन सा अंश डाला हुआ है सबसे ज्यादा? मैंने कहा सर आयरन। कहता आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है? मैं कहा यस। तो कुदरत ने हमारे खून के होमोग्लोबिन के कंटेंट को चुंबक की तरफ अट्रैक्टिव बनाया है, और आप एक ऐसा मटेरियल खा रहे हो जो चुंबक से परे भागता है, और ये कुदरत में मिलता भी नहीं, समुद्र में मिलता, अपने आप उगाती भी नहीं है कुदरत। इसलिए जो बच्चे सेहत अच्छी रखना चाहते हैं वो नमक या तो कम से कम खाओ या फिर खाओ ही ना। नेचर के अगेंस्ट जाना होता है इसको, ठीक है? ओके, कौन बच्चा मेरे को बताएगा बेटे? शाबाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड फिस्ट रूल? राइट हैंड फिस्ट रूल याद रहे, मैं ये नहीं पूछ रहा, राइट हैंड थंब रूल नहीं पूछ रहा, राइट हैंड थंब रूल नहीं पूछ रहा, फिस्ट रूल पूछ रहा हूं। कौन बताएगा? ओके, नहीं बता पा रहे, इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दोनों एक ही चीज होते हैं, बिल्कुल एक चीज। अब बताओ व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल या फिस्ट रूल? एनीबॉडी? The right hand thumb rule helps to find the direction of magnet. शाबाश। आप कहोगे सर आप ना एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ले लो, मैंने कहा ओके। फिर ना आप अज्यूम करो कि आपने उसको राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि आपके उस राइट हैंड का जो थंब है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से मैच होनी चाहिए, और अज्यूम करना है कि आपने इसको फिंगर में पकड़ना, मुट्ठी में पकड़ना। मैंने कहा अज्यूम करना है कि असली पकड़ना है? सर असली पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। आई सेड यस। तो आपने अज्यूम करना है कि आपने ये पकड़ा हुआ है, ओके। तो जिस तरफ को आपकी ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स आएंगी, यानी कि ऐसे, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग magnetic field. Okay, hold the conductor in such a manner that thumb points towards the direction of flow of current in a conductor, then direction of curling of the fingers of the right hand gives you direction of the curling magnetic field. ऐसे बताते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी आंखों को दिखता तो है नहीं, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो, प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्ट करनी है, पता करनी है, तो कैसे करें? एनीबॉडी? हाउ टू डिटेक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट?
कौन बच्चा बताएगा सर? आपने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो है नहीं को आंखों को दिखती है, पर एक्चुअल में ये होती ही है। आप एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे बताओगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बच्चा बता सका 10th बी वर्सेस सी में, वो कहते हैं सर आप इस, आपको पता है कि पहले के आपको ये पता है आपको कि अगर आप एक मैग्नेटिक निडल ले लो और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, चाहे धागे से, चाहे उसके ऊपर सुराख करके ढीला सुराख करना है, कंपास की निडल बना दो, तो आपका जो नॉर्थ होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये साउथ होता है, ये धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है और इसका मैग्नेटिक साउथ धरती के मैग्नेटिक साउथ की तरफ, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है ऑफ अर्थ। लेकिन एक कंडीशन है, ये निडल तब ऐसे खड़ी होती है जब इस निडल के पास, निडल भी एक मैग्नेट ही होती है कंपास, जब इस मैग्नेटिक निडल के इर्द गिर्द कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना पड़ा हो और कोई भी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब होएगा ये इट शुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देन it will always point towards the geographic north and geographic south. मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसी प्रॉपर्टी का फायदा लेकर हमने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया कंपास, जो कि शिप नेविगेटर्स की मदद करता है। समुद्र में बहुत ही जगह पानी पानी है शिप के इर्द गिर्द, तो वो अपनी निडल को ऐसे सस्पेंड करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता लगता है हमारा शिप इधर को जा रहा है, नॉर्थ इधर को जा रहा है निडल के मुताबिक। फिर वो मैप खोलते हैं शिप के फ्लोर पे और देखते हैं भारत की डायरेक्शन तो इतने इतने डिग्री नॉर्थ पे है, इतने डिग्री साउथ पे है और हमारा शिप जा रहा है इधर को, तो वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। वो सही कर लेते हैं बस। तो कंपास हेल्प्स द नेविगेटर्स टू फाइंड द डायरेक्शन। अब इसी कंपास के निडल को जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक लेकर आएंगे तो बेटे ये निडल जो धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट आउट करती है डायरेक्शन, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इट्स नेचुरल पोजीशन डिस्टर्ब्स। क्यों? क्यों आएगी? क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा पैदा करे गए ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आ गई। अब प्रभाव में आ गई तो ये कंडीशन किल होगी, देयर शुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम तो इसको अदर मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ गए, इसलिए इसकी नेचुरल डायरेक्शन जो है, ओरिएंटेशन जो निडल की है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके डिस्टर्ब होते ही हमें ये पता लग गया कि वाकई ही इसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द। अब कोई बच्चा बोले सर कोई ये तरीका तो हम उस एक और चीज के लिए भी लगा सकते हैं। मैंने कहा बेटे कौन सा? कहते सर ये जो आपने कंडक्टर लगाया है इसके ऊपर आपने ये बैटरी लगाई हुई थी करंट के लिए। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर आप ऑन ऑफ स्विच लगा दो या इसको आप की भी बोल सकते हो। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो इस तार को आप इधर जोड़ दो, तो करंट जो वायर में जा रहा है वो दिखाई तो देता नहीं। इसका मतलब जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तभी इस निडल की पोजीशन डिस्टर्ब होएगी, यानी करंट जा रहा है। जैसे किसी ने पीछे से स्विच ऑफ करा तो आपको वो स्विच ना भी दिखाई दे रहा हो तो आप निडल को पास लेकर जाओगे। अगर आपकी निडल की ओरिएंटेशन ऐसे नेचुरल ओरिएंटेशन रहेगी तो आप कह सकते हो वायर में करंट नहीं जा रहा, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और स्विच नीचे से ऑफ रखा हुआ है आपके दोस्त ने। अब आपका दोस्त इसको छुपा के बोलता है हाथ के नीचे ऑन कर देता है, बताओ अब मेरा ऑन है कि नहीं। आप निडल लेकर आओगे तो निडल की नेचुरल ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होगी, तो आप कहोगे यस श्योर शॉर्ट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं वायर को, करंट लग जाएगा नहीं तो।
इस तरह से मैग्नेटिक नीडल की प्रेजेंस की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस भी डिटेक्ट कर सकते हो और ये भी देख सकते हो कि करंट जो जा रहा है वायर में जा भी रहा है, जीरो है या वो नॉन जीरो है, जीरो से ज्यादा है। जिन बच्चों को ये कंपास का बेनिफिट, निडल का बेनिफिट और राइट हैंड फिस्ट रूल समझ आ गया, वो प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। हैव यू अंडरस्टूड इट? बहुत बहुत अच्छा। डाउन डाउन डाउन। अब हम एक नई चीज सीखते हैं। शाबाश। आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि आपका ये सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया उन्होंने, सॉफ्ट आयरन का कोर। ओके, तो आपने इसके इर्द गिर्द कॉपर का वायर लपेट दिया। ओके, लपेट दिया भाई कॉपर का वायर, राइट। तब वो हमसे पूछता है, और करंट भी पास कर दी, कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक फीमेल ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, फीमेल ऑब्जर्वर, और एक इधर से मेल ऑब्जर्वर देख रहा है। तो आपने बताना है फीमेल ऑब्जर्वर को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ दिखेगा या साउथ दिखेगा? एनीबॉडी? फीमेल ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ दिखेगा या साउथ? तो कोई बच्चा कहता है सर देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो बेटे, इसकी तरफ से खड़े होकर देखो, ये करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, ऐसे 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 घूमेगा, तो इस लड़की को क्या दिखेगा? करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसको तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉक तो दिखता ही नहीं। तो क्लॉकवाइज में मेमोरी टूल क्या बताया था टीचर ने? CLOCKWISE। तो फीमेल ऑब्जर्वर को साउथ दिखेगा, और अगर मेल ऑब्जर्वर की बात करें तो मेल ऑब्जर्वर के लिए करंट ऐसे जा रहा है, देखो वायर मैग्नेट के ऊपर से जा रही है, ऐसे देखो। मान लीजिए ये कोर है जो येलो, इसमें मैंने येलो कलर वाला कोर दिखाया, वो ये है, और वायर इधर से दिख रही है, ये ऐसे जा रही, पीछे से नहीं आ रही, आगे से जा रही। तो ये जो मेल ऑब्जर्वर है, मेरे को ही मान लो आप, तो उसको करंट ऐसे दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज जो जब करंट दिखता है उसको यहां पर नॉर्थ दिखेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। जिस ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज करंट दिखता है उसको साउथ, और जिस ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उसको नॉर्थ। इसीलिए मैंने एन को कैपिटल करा, मेमोरी टूल, इसलिए एस को कैपिटल। एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ। अब इसी सोलेनॉइड पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, और उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या मेथड है? शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, उसका फार्मूला क्या होता है बेटे? एनीबॉडी? लेट मी सी, कितने हाथ खड़े हैं, कितने खड़े हैं? कोई भी नहीं खड़ा। तो आपको ये बोलना, ध्यान से सुनो सर। पहली बात तो ये, जितना ये करंट ज्यादा होएगा ना उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड इसका ज्यादा होएगा, स्ट्रांग होएगा। आई सेड ओके। दूसरा बच्चा बोलता है सर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होती है ना उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। और सर अगर आपको जितनी जगह पर ये तार लपेटी हुई है, अगर आपको उसकी लेंथ पता है
लेंथ यहां से लेकर यहां तक तार लपेटी है, बाहर वाली मैग्नेट छोड़ दो, एल, तो नंबर ऑफ टर्न्स को एल से डिवाइड कर दो, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका एक नाम और भी है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हुए 100 टर्न्स है, 100 टर्न्स, और ये लेंथ है मान लो 5 मीटर, तो 100 टर्न्स को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 20 जो आंसर आया वो स्मॉल एन का, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा देखा गया या तो ये फार्मूला लिख लो या ये लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्ट्रॉन्ग करने से भी, ज्यादा करने से भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। तो जब आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप ये बताओ सर, फार्मूला होता है म्यू एन आई, म्यू एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। सर इससे क्या फायदा हुआ हमें, फार्मूला तो पता लग गया। मैं कहूंगा बेटे देखो, बी भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, आई भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जब दोनों चीजें फार्मूले में इक्वालिटी के अपोजिट साइड पर हों और दोनों न्यूमरेटर पर लिखी हों, तो साफ ही पता लगता है करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। पहला तरीका, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, यानी अगर कोई कॉपर की टर्न्स को ज्यादा टाइट करके लपेटेगा, बिल्कुल टाइट, पास पास में, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। एक बात याद रखनी है, जब भी कॉपर की वायर इसके ऊपर लपेटनी है तो उसको पहले इंसुलेशन मटेरियल लिक्विड में डुबो देना है, फिर धूप में सूखने देना है, फिर लपेटना है इंसुलेशन मटेरियल, ताकि कॉपर की एक वायर दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ओके, तीसरी बात एक याद रखनी है, सर ये क्या सिंबल लिख दिया आपने, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। जिस भी चीज का मटेरियल रखा हुआ है, जैसे मैंने सॉफ्ट आयरन का रखा हो, उसकी मैग्नेटिक परमीएबिलिटी है। अब बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी का, ये म्यू का सिंबल आपने यूज कर लिया, इसका मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से सुनना इसका मीनिंग। बेटे आपने बायो के चैप्टर्स में एक वर्ड बार बार पढ़ा हुआ है, परमिएबल मेम्ब्रेन, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? यस, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ये एक लेयर है जिसमें छोटे छोटे सुराख हैं, छननी का काम करती है, उसमें कोई चीज छन के जाती है, कोई चीज छन के जाती है, ठीक है। तो परमिएबल का मतलब हमारे फिजिक्स में गुजर के जाने की, गुजर के चले जाना, उससे लिंक होता है। और दूसरा वर्ड इसमें मिक्स करा हुआ है एबिलिटी, ABLIT, भाई एबिलिटी मैंने होता है योग्यता। तो इन दोनों शब्दों को जब हम मिक्स करते हैं तो वर्ड बन गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का क्या मतलब हुआ फिर, इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान से सुना, कि सर ये जो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, आपको पता है परपेंडिकुलरली निकलती हैं नॉर्थ से और घूम के साउथ में जाएंगी, तो ये जो बीच वाला मटेरियल है उसने चुंबकीय लाइनों को अपने थ्रू पास करने की कितनी परमिशन दी है, कितनी आज्ञा दी है, कितनी योग्यता है उस मटेरियल में कि उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको कि आप फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, वो क्षण के गुजर सकें, क्षण के। परमिएबल प्लस एबिलिटी, यहां से कितनी परमिशन मिलेगी उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो कोई बच्चा बोले सर अगर मैं सॉफ्ट आयरन की जगह निकल रख दूं, निकल, तो ये परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कोई बच्चा बोले सर मैं निकल को छोड़ के कोबाल्ट रख दूं, तो यस, तो भी चेंज हो जाएगी। ये तो
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। निकल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा परमिशन मिलती है सॉफ्ट आयरन से, इसलिए हम आयरन यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जितना ये मटेरियल अब चुंबकीय लाइनों को अपने अंदर से गुजरने की ज्यादा परमिशन देगा, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होएगा। अब इसके ऊपर पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू मेक द सोलेनॉइड, व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ विल यू स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथन, याद रहे, मैं ये नहीं कह रहा कमजोर कैसे करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे करें। आंसर, वी विल टेक द central core of some ferromagnetic material, for example soft iron. We will turn the multiple turns of the copper coil on it, but prior to the winding of the coils, we will dip the copper wire into the insulation material. We will let it dry under sunlight. When it is dry, then only we will bound the copper wires. Ultimately, it will be connected to the battery. When battery is switched on, then it will behave like a electromagnet, and the observer towards which anti-clockwise, now clockwise is appearing current direction in the turns, that will always give you south, and to the observer towards which anti-clockwise current appears, that gives the north pole. Now magnetic lines of force will start emitting perpendicularly from the north pole. They will go outside the magnetic field and enter the south pole perpendicularly. Inside the magnet, they move from south pole to north pole, but outside the magnet, they move from north pole to south pole. Thus, formula for magnetic field strength of solenoid is B is equal to mu naught Ni. Unit of the B is Tesla. It has been found that B can be increased by 3 ways. Number 1, increase the current. Number 2, number of turns per unit length can be increased. Number 3, use such a material of central core that its magnetic permeability is high. Okay? इस तरह से हम सोलेनॉइड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, वो भी सुन लो इसको स्ट्रॉन्ग करने का। वो क्या है बेटे, मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मान लो मैं यहां पर स्पेस बना लेता, वो आप बोलोगे सर इसके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका ये है, मान लीजिए आपकी ये कॉइल है और आपके पास जो सॉफ्ट आयरन का कोर है वो ये इंसर्ट करा हुआ है अंदर। ओके, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा अंदर है। जितना इस, अब देखो ये कुछ टर्न्स आपकी वहां तक ये कोर पहुंचा ही नहीं है, तो जितना आप इस कोर को अंदर लेकर जाओगे मैग्नेट के, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो क्या कहोगे, मोर द लेंथ ऑफ द सेंट्रल कोर इज इनसाइड द नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स, larger will be the strength of the magnetic field. तो 4 तरीके बताए आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के। जो बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया कि सर हम इसका आंसर लिख पाएंगे, व्हाट इज सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्ट्रेंथन्ड, जो बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया कि वो पेपर में लिख सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, yes or no. Have you understood it? If yes, बेटे हाथ खड़ा करो। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा कर सकते, और कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका कोई भी हाथ नहीं खड़ा। और देखो, गुड, डाउन, शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब है भगवान की कृपा से मैं दूर बैठे हुए बच्चों को भी बताने में कामयाब हुआ, राइट बेटे। और अब मैंने आज आपको क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रेस दिया, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्ट्रेस करेंगे और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे।
जिनको आज का लेक्चर समझ आया वेव करके दिखा दो हाथ, प्लीज प्लीज। वेरी गुड, ये मेरी इंडिकेशन होती है फीडबैक के लिए। थैंक यू। चलते हैं अगली बार पे।